बिल्कुल 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 नहीं, ठीक, आप बिल्कुल सामान्य घटना कतई नहीं है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। मैं महमूद प्राचा साहब का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और महमूद सर, मैं आगे बढ़ने से पहले जरूर कहा गया अभी, जैसे सीजेआई साहब की मां का एक बयान था, चूंकि फाइल रीओपन हुई, देश देख चुका है, उनका बयान पहले आ चुका है। अरुण जी ने उसको कनेक्ट किया कि 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को घटना होती, 5 अक्टूबर को उन्हें जाना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में, जिसके कार्ड छप गए। तो देखिए, जब बात निकलती है, दूर तलक जाती है, वो क्या था क्या नहीं था वो उनकी माताश्री बता सकती है, लेकिन हम अंदेशा और कहीं आशंका तो व्यक्त की ही जा सकती है। मैं उनकी माताश्री का वो बयान सुनाऊंगा, उनकी बहन का सुनाना चाहूंगा, पुराना है लेकिन सुनिएगा इसको, रीओपन हुई है फाइल। आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्वसमावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है, और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है, वो सनदशील मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। ये उनकी माताश्री थी, और उनकी बहन का भी सुनते हैं, पर मैं प्राचा साहब से सवाल। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। जैसे बाबा साहेब ने कहा है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजुटेट। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। ये सभी जय संविधान, और हम बार बार बातें करते हैं, और संविधान की लड़ाई प्राचा साहब लगातार आप लोग भी लड़ रहे हैं, हम सभी उसके लिए जितना हम, क्योंकि हमारा सबसे सुंदर संविधानों में से एक है। लेकिन जो हो रहा है, देखिए, हम बात यही कर रहे थे कि अमृतकाल चल रहा है आजादी का, 75 वर्ष हम इसको आगे बढ़ रहे हैं, और 100 साल हम पहुंचेंगे। लेकिन ये जो सारी चीजें बीते 11, साढ़े 11, सवा 11 साल में जो कुछ चल रहा है, वो बहुत, अरुण जी ने मुद्दे की बात कही कि किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, जो छोटी छोटी बातों पर, कि मां को गाली दी तो बिहार बंद हो गया, देश में आप सिर पे खड़ा कर लिया, तमाम हो गया। लेकिन ये इतना बड़ा घटनाक्रम कि अगर वो कहीं उन्होंने माफी दी थी, और जो रीओपन हुई है फाइल, जो चाहे वो उज्जवल भुइयां साहब हो या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हो, लेकिन सिर्फ इतना कहना कि ये भूलने योग्य नहीं है, भुलाया नहीं जाना चाहिए, इतना ही काफी है कि और कुछ भी आगे आप सोचते हैं कि इसमें सरकार तो हम उम्मीद नहीं करते। प्राचा साहब, शायद आप भी उसी पे आएंगे। ओवरऑल आपकी टिप्पणी। अनम्यूट प्लीज सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट कीजिएगा। जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें पहले इस चीज को समझना चाहिए कि ये हुआ क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हुआ घटना है क्या, क्या है ये घटना। तो मैं उस बारे में यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति ने, इंडिविजुअल, और हम मुझसे पहले बिल्कुल सही बात कही गई कि वकीलों को तो हमें ट्रेनिंग होती है पूरी पक्की,
हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते किसी जज की मतलब उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने की, एक शब्द भी बोलने की। ये हमारी ट्रेनिंग होती है इंट्रिंसिकली, मतलब इंस्टिंक्टिवली और इंट्रिंसिक ट्रेनिंग होती है हमारे अंदर घुसी हुई। तो ये पहला जो कृत्य है, ये कोई अगर कोई आम व्यक्ति करता तो अलग बात होती। किसी वकील ने किया है तो उसने पूरा मन बना के, पूरी निश्चिंता से, पूरे ध्यान लगा के, प्लानिंग करके काम किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां तक भी बात ठीक थी कि चलिए एक वकील साहब ने कर दी, क्या यह उनका इंडिविजुअल एक्ट था या एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? हम लोग एक व्यक्ति की, भले ही वो वकील था, उसने जानबूझ के ये कार्य कर दिया, ये जानबूझ के हुआ है बेध्यानी में, या वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऊपर से निर्देश मिले थे उसमें किया है? ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या उनको ऊपर से निर्देश मिले थे या उन्होंने स्वयं किया, मगर किया जानबूझ के, ये प्रथम दृष्टया साफ है। दूसरा, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि उन्हें 100% पता था कि मैं ये करूंगा और मेरा कुछ नहीं होगा। ये बात बिल्कुल उजागर हो गई। उसके बाद की घटनाओं से उनका जूता लौटाया गया। अखबारों में और प्रेस में ये खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, उनसे फोन करके पुलिस से उस व्यक्ति को छुड़वाया। स्वयं छुड़वाया या किसी के दबाव में छुड़वाया या किसी की गुजारिश पे छुड़वाया, यह विषय ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह शक्ति ही नहीं है कि वो फोन करके किसी को इनफॉर्मली छुड़वा सकें पुलिस से। ये शक्ति है ही नहीं, अगर तब तक जब तक कि वो कोई फॉर्मल ऑर्डर पास नहीं करते। वो वैसे ही है जैसे आप और मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो कोई विवेचना रुकवा ही नहीं सकते, ये उनकी ताकत से बाहर है। ये दूसरी बात महत्वपूर्ण समझने की है कि ये साजिश कितनी बड़ी है कि चीफ जस्टिस साहब को भी उसको माफ भी करना पड़ा। मैं तो यही कहूंगा, मुझे यही नजर आ रहा है, उन्होंने किया नहीं, उनको करना पड़ा। यहां भी छोटी बात है। अब यह समझना है कि यह घटना क्या हुई है, साजिश के तहत हुई है जिसमें वो सारे लोग शामिल हैं। मैं इस बात को अब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह साहब के इजाजत के बगैर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन के बगैर इस केस में पुलिस की कार्रवाई रुक ही नहीं सकती थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही यह शक्ति है, क्योंकि वो सुपीरियर ऑफिसर है। चीफ जस्टिस साहब को यह पावर है ही नहीं। ये एक बात क्लियर हो गई। तो आरएसएस और बीजेपी का रोल तो साफ हो गया, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये भूल जाइए कि एक भारती साहब थे और एक बीजेपी के प्रवक्ता उनकी पैरवी करने और उनको सुरक्षित रखने के लिए पुलिस स्टेशन तक गए, वो तो दूसरा सबूत है। और जो पीछे सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस साहब, गोई साहब के ऊपर जूते मारे जा रहे हैं और ये सब किया जा रहा है, ये सब आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता निकलेंगे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। ये हो गई साजिश का हिस्सा। अब ये हुआ क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई टच कर देगा, उंगली लगा सकता है, उंगली लगाने की सोच सकता है क्या? इसका मतलब क्या है? किसको उंगली लगाई? भारत राष्ट्र को, इंडियन स्टेट को, उसको क्रॉस करके पूरी भारत की, जो मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, हमारा जो राष्ट्र है उसको क्रॉस करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उंगली लगा सकते। कब? जब हमारी सेना फेल हो जाए, जब हमारी एयरफोर्स फेल हो जाए, जब हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज फेल हो जाए। ये उतना बड़ा कार्य है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई ऐसी नहीं संवैधानिक पद पे है। और मेरा मानना यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे इतनी ताकत दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि जो पार्लियामेंट में यूनानिमसली भी अगर कोई बिल पास हुआ है उसको निरस्त कर सकते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट, इतनी ताकत है उसे। विल ऑफ द पीपल जो ऑस्टेंसिबली हमारा सिस्टम है, उसको निरस्त कर सकते हैं, ये कह के संविधान के अनुरूप नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट है, उसको कोई टच कर ले या टच करने की सोच ले तो उसे पार करना पड़ेगा भारत की सारी पुलिस, सारी आर्म फोर्सेस, सारी सेनाओं को। ये हुआ है। अब इसके बाद कोई एक्शन ना होना तो आप समझ सकते हैं किस लेवल से क्या हो रहा है। ये भारत की नाक पे हमला है, हमारी आन बान शान राष्ट्र की, किसी सरकार नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सब हम जनता, सारी फोर्सेस, उसको क्रॉस करके ये काम हुआ। इतना सीरियस मैटर है और इसको इतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा। गवाई साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्हें अंबेडकरवादी भी मानता हूं,
और यही मेरी उनके लिए सबसे बड़ी इज्जत के शब्द है। लेकिन उनको कोई ताकत नहीं है कि वो इस चीज को माफ कर सके। और छोड़ दीजिए, उन्होंने चाहे जो गलती की, मैं तो गलती मानता हूं इसे माफ करना, अगर वो माफ करते रहेंगे तो वो गलती करते रहेंगे। जैसा कि उनकी सिस्टर ने सही कहा, ये उनके ऊपर हमला नहीं था, गवई साहब के ऊपर। अगर उनके ऊपर इंडिविजुअली कोई हमला होता गवई साहब के ऊपर, गवई साहब की वजह से, बिल्कुल वो माफ कर सकते थे। भैया वो कर ही नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं है, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला था, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा माननीय न्यायाधीश कर सकता है। ये सब लोग जो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, इसमें कानूनी कार्रवाई ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं, वो सब मेरी नजर में भागीदार हैं भारत देश की बेइज्जती कराने में, सुप्रीम कोर्ट के हमारे इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती कराने में। या चाइना और पाकिस्तान को, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है ना राष्ट्र, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए सबसे बड़ा इशारा है कि आओ और ये काम करो। ये सोच कैसे लेगा, बात यहां पे आती है, ये कोई सोच कैसे लेगा और ये कोई कर लेगा, तो उसका अंजाम वही होना चाहिए जो भारत राष्ट्र की अस्मिता के ऊपर हमला करने की जुर्रत कर रहा है। मैं उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। और बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं कि इस पे यूएपीए लगनी चाहिए, एनएसए लगने का केस सोनम वांगचुक पे नहीं है, इन भी इस पे है। और ना सिर्फ इन पे, जो इस साजिश में शामिल हैं सारे, सब हर एक व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगेगी, कॉन्स्पिरेसी के चार्ज। वो संगठन के संगठन बैन होंगे जिन्होंने ये जुर्रत करने की, ये साजिश करने की जुर्रत की है। उसका छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ये एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया था ना, अब अगर वो वीडियो सच्ची है जो नजर आ रही है, तो वो जूता सफेद रंग का फेंका गया जो लौटाया गया था ना सम्मान के साथ, वो पहले चेयर पे लगा था। देखिए कितना ये एक तरीके से इसको कहा जाए कि आयरॉनिक है। पहले सुप्रीम कोर्ट की चेयर पे लगा, अगर वो आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद गवई साहब के कंधे पे लगा पीछे, और उसके बाद वो उस तरफ दूसरे जज साहब की तरफ गया। वो उसके आगे नजर नहीं आ रहा कि उनको लगा या नहीं लगा। तो पहला चेयर को हिट किया किसी प्रोजेक्टाइल में। कर सकता है कोई भारत की सेना को हराए बगैर? किसी की औकात है? इतना सीरियस मैटर है। और उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, प्रधानमंत्री को तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री को कोई उंगली लगा सकता है? और प्रधानमंत्री माफ कर देंगे तो हम लोग माफ नहीं करेंगे, देश की जनता माफ नहीं करेगी, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और करनी पड़ेगी। कोई राष्ट्रपति महोदय को छूने का, उनके ऊपर कोई गलत दृष्टि डालने का इशारा भी, सोच भी सकता है कि हम इनको उंगली लगा देंगे, इनको कोई नुकसान पहुंचा देंगे, सोच सकता है, सोचने पे उठा लिया जाएगा वो। ये है भारत राष्ट्र, और ये करना पड़ेगा, और ये इबरतनाक सजा देनी पड़ेगी। इस बात को छोटे में नहीं लिया जा सकता। हम तो सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्योंकि ये सब जजेस बराबर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की ताकत बराबर है। लीला डेविस का एक केस हुआ था, आप सब लोगों को याद होगा, जूता फेंका था ना, कंटेम्प्ट हुई। उसके बाद लीला डेविस की किसी ने सपोर्ट नहीं की थी, जैसे इस व्यक्ति की सपोर्ट की जा रही है, जो खुलेआम कह रहे हैं कि बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ उन्होंने बोला कैसे मॉरिशस जाके। देश में तो बुलडोजर जस्टिस चलेगा, जो बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ बोलेगा, योगी जी के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ हम ये करेंगे, ये बोल रहे हैं वो, ये किशोर साहब। और फिर कह रहे हैं मैं भी दलित हूं। मैं इसको भी साफ कर दूं और फिर मैं अपने एग्जाम्पल पे आऊंगा क्यों मैं इसे यूएपीए और एनएसए का केस बता रहा हूं। अगर वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोगों ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के झूठे सर्टिफिकेट बना रखे हैं, ये तो वो सर्टिफिकेट भी नहीं दिखा रहे हैं मोदी जी की डिग्री की तरह। अगर वो शेड्यूल कास्ट भी हैं, तब भी मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, भारत के विरोध में आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, भारत के विरोध की मानसिकता से ग्रसित हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ SC/ST एक्ट नहीं लगेगा ना, एनएसए तो लगेगा, यूएपीए तो लगेगा। सिर्फ SC/ST एक्ट से बच सकते हैं अगर वो सच्चे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में है, जिसका उन्हें सर्टिफिकेट दिखा के प्रूव करना पड़ेगा, वैसे उससे भी नहीं बचेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला, दूसरे जज साहब को नहीं मारा है मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हें मारा है, उन्होंने क्लैरिफाई किया अपनी स्टेटमेंट्स में। ANI, ये जितने न्यूज एजेंसीज हैं, खासतौर पे ऑफ इंडिया उनके बार बार इंटरव्यू ले रहा है, ये सबूत कम है क्या? किसके कनेक्शन है? ऑफ इंडिया किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? RSS की नहीं है। बार बार उनकी महिमा मंडन कर रहा है ये ऑफ इंडिया। तो अब मैं बता रहा हूं कि यूएपीए क्यों लगेगा इनको। अभी आप लोगों को पार्लियामेंट का एक केस याद है जिसमें एक धुएं वाली चीज फेंकी गई थी, जो हम लोग अपनी शादी ब्याह में, बर्थडे में, सब में इस्तेमाल करते हैं ना हम सब। वो भी तो हार्मलेस चीज है, जूता तो उससे भी खतरनाक है। तो क्या लगा था?
यूएपीए। यूएपीए कहां पे? पार्लियामेंट में फेंका गया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से क्या कम है देश की रक्षा में? जैसे वो एक संस्थान है संवैधानिक, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी एक संस्थान है संवैधानिक। अब आप लोग बताइए, इससे कम जो भी बात करेगा और निंदा करने का काम और ये विश्लेषण करने का काम आपका है, हमारा है। जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं वो अगर सिर्फ निंदा करके, फोन करके ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो वो देश के साथ ईमानदारी से अपनी शपथ की रक्षा नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जितने होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, अपने संवैधानिक पदों पे जिन्होंने शपथ ली थी संविधान की रक्षा करने के लिए, आज वो उस शपथ पे पूरे नहीं उतर रहे हैं अगर वो इसके ऊपर यूएपीए लगाने का काम नहीं करते। मेरा बस यही कहना है श्रीवास्तव साहब, और ये सच्चाई है। मुझे एक चीज और बताते हैं, आप चले जाइए, मैं केपी मलिक साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। मुझे इतना सा और बताइएगा आप कि आपने ये जो कहा कि बड़ा षड्यंत्र है, और देखिए दिख रही चीजें बहुत साफ तौर पे दिख रही हैं, और ये केवल आप बहुत क्लियर, बहुत साफ साफ आपने चीजों को बता दिया। लेकिन इसमें जो मैंने पहले भी आपको सवाल करते हुए कहा था कि हम सरकार से तो उम्मीद कर नहीं सकते कि सरकार इसमें आएगी। और जो आपने कहा है कि जो महिमा मंडन जो चल रहा है, वो सारे लोग, क्या इसमें कोई आप लोग की तरफ से रेज नहीं हो सकता? कोई आप लोग याचिका या आप लोग की तरफ से नहीं होता? आप लोग की अपनी निंदा तो आप लोगों ने की है, कुछ आप लोग सोचते हैं इस बारे में कुछ ये होना चाहिए? क्योंकि मैं तो बल्कि इसमें ये भी पूछूंगा प्राचार्य साहब कि अकेले चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तक नहीं है, एक लोअर कोर्ट से लेकर और वहां तक, मी लॉर्ड हम सभी कहते हैं ना, कहा जाता है उनको। मैं भी एडवोकेट हूं, मैंने भी सनद भी है मेरे पास, मैं वकालत नहीं कर पाता, लेकिन मैं ये जानता हूं, मानता हूं, जो मैंने पढ़ा है लॉ, उसमें बहुत कुछ चीजें हमने भी सीखी हैं। तो ऐसे में आप लोग कुछ रेज नहीं हो सकता कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये माफ करने योग्य नहीं है, जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा या जो जस्टिस जो भुइया साहब ने कहा, क्या हो सकता है इसमें? कुछ एक बीच का रास्ता क्या हो सकता है? लेकिन उसमें संदेश इतना कड़ा जाना चाहिए कि इसके बारे में सपने में सोच भी ना पाए। इस पर टिप्पणी करिएगा, फिर आपको शायद जाना है तो इसके लिए नहीं, मुझे आज जाना नहीं है, मैं रहूंगा। लेकिन मैं इसकी बात, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मैं आपको इसके लिए बहुत मुबारकबाद भी देता हूं। बहुत सही बात पूछी। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, ईमान वाले अम्बेडकरवादी। हम लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। अभी इनको जुर्म करने तो दो आप। अभी तो कौन कौन शामिल है उसके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, गृह मंत्री साहब का चेहरा बेनकाब हो रहा है, हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो ये नहीं ले रहे एक्शन इस पे सो मोटो, उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। अगर अटॉर्नी जनरल साहब, सॉलिसिटर जनरल साहब सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है तो अटॉर्नी जनरल साहब का क्या रोल है? ये सब अब लोग हम बैठ के देख रहे हैं। हम कोई, हमारे मन में जो आग लगी हुई है ना, इसको देख के, जो मैंने अभी कुछ उसको अपने शब्दों में बताया, वो हम अभी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। लेट द थिंग्स अनवेल इटसेल्फ। कौन कौन शामिल है? ऑफ इंडिया आ रहा है ना, शामिल, पूरी तरीके से शामिल हो रहा है ना। हम अभी सबूत जुटा रहे हैं। मैं देश से वादा करता हूं, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कार्रवाई करेंगे कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये राष्ट्र के ऊपर हमला है, स्टेट के ऊपर, जिसको लोग समझते नहीं है, जिसमें देश का हर एक नागरिक शामिल है। देश की सेनाओं को, हर एक नागरिक को लांग के कोई हमारे चीफ जस्टिस या प्रधानमंत्री, जिनका मैं इतना मुखर विरोधी हूं, हम सबको लांग कर, हम सबको हरा के तभी कोई हमारे प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ सकता है। ये उतना सीरियस मैटर है। भले ही मैं प्रधानमंत्री को, ये प्रधानमंत्री साहब को ये कहता हूं कि वो वोटों से नहीं, चोरी के वोटों से जीते हुए, लेकिन पद पे बैठे हैं। अगर कोई चाइना, पाकिस्तान या देश का दुश्मन मोदी जी को उंगली लगाने की कोशिश करेगा, तो हम लोगों को, हमारे आखिरी नागरिक को पार करके जाना पड़ेगा, उसे मार के जाना पड़ेगा। ये है कॉन्सेप्चुअल बात। बिल्कुल। तो आप रुकिएगा, मैं दोबारा भी लड़ूंगा, आप रुकिएगा, मैं इसका इंतजाम हम करेंगे। और मैं दूसरी बात आपको बोल रहा हूं, वो छोटी बात है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, वो भी छोटी बात है। वो क्या है कि ये एक रास्ता खोला गया। अब सारे जजेस डरेंगे सनातन नाम के शब्द से। ये है वो। तो सनातन का जो नाम लेगा, तो ये सनातन के जो देशभक्त मानने वाले हैं, जो संवैधानिक सनातन को मानने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उठें। जैसे मुस्लिम समाज के अंदर जो आतंकवाद करते हैं, कसाब का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुस्लिम समाज के लोगों की थी, और मुस्लिम समाज ने खड़े होकर उनका विरोध किया। कसाब को सबसे ज्यादा
विरोध करने वाले में मुस्लिम समाज थे। आज अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है जो अपने आप को भारतीय मानते हैं और सनातनी मानते हैं, क्योंकि ये लोग अगर सनातन का शब्द का मिसयूज कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सनातन के सच्चे मानने वालों के लिए है, जो ईमानदार सनातन है, शांतिपूर्ण सनातन है, संवैधानिक सनातन है। बिल्कुल इन आतंकवादियों को चिन्हित करें और इनको सजा दिलवाने के लिए वो लोग आगे। बहुत सुंदर बात है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि ये